हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ रहे हैं राजस्थान के दुर्गों के बारे में। और आज जो हम जिस दुर्ग के बारे में चर्चा करने वाले हैं उस दुर्ग का नाम है रणथंभौर दुर्ग। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसा दुर्ग जिसने साका देखे, ऐसा दुर्ग जिसने युद्ध देखे, ऐसा दुर्ग जो सामरिक और सांस्कृतिक महत्व से सर्वाधिक महत्वपूर्ण दुर्गों में शामिल किया जाता है और सुरक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण दुर्ग जिसने कई वंशों की स्थापना देखी और कई वंशों का उजाड़ देखा। हम ऐसे दुर्ग के बारे में बात कर रहे हैं, हम रणथंभौर के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रणथंभौर दुर्ग से जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकेंगे हम उनको समझने का, उनको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और समझाने का प्रयास करेंगे कि यहाँ से आउट ऑफ कुछ ना जाए। ठीक है, तो आप बड़े आराम से, बड़े ध्यान से इस पूरे लेक्चर को सुनिए, समझिए। आपका पूरा रणथंभौर दुर्ग जो है वो चुटकियों में क्लियर हो जाएगा। इसको फिनिश कर देंगे बिल्कुल, इससे संबंधित कोई डाउट जो है वो नहीं रहेगा। देखिए, रणथंभौर दुर्ग जो है इसके बारे में बताते हैं कि भाई ये जयंत के द्वारा निर्मित है। ठीक है, इसके बारे में बताते हैं कि रणथान के द्वारा निर्मित है, स्तंभ पहाड़ी पर बना हुआ है, अंडाकार पहाड़ियों का समूह है और 7 पहाड़ियों के मध्य में स्थित है। तो इन सारे सवालों के जवाब हम एक एक करके सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सुनते रहिए, रणथंभौर दुर्ग के जितने भी फैक्ट हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, रणथंभौर दुर्ग मैं का जब सबसे पहला जो इसका पॉइंट बनता है वो बनता है स्थिति के ऊपर। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं कि इसका जो वास्तविक नाम है, जो मिलता है, सुनाई देता, सबसे पहले सुना गया वो रणथंभौर था। ठीक है, तो रणथंभौर दुर्ग का वास्तविक नाम रणथंभौर। ठीक है, कौन सा नाम? तो इसका जो वास्तविक नाम है वो क्या मिला? वास्तविक नाम है इसका रणथंभौर। बात समझ में आई? इसके बाद ये जो पहाड़ी पे स्थित है, ठीक है, ये जो पहाड़ी पे स्थित है उसको किस नाम से जाना जाता है? थंब के नाम से जाना जाता है। थंब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, किस नाम से जाना जाता है? तो उसको थंब के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है? पहाड़ी को जाना जाता है। अब देखो, आपको पता चल गया होगा कि भाई रणथंभौर में थंब आ रहा है। ठीक है, क्या आ रहा है? थंब आ रहा है। तो उस पहाड़ी को किस नाम से जाना जाता है? थंब के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पुस्तक में भले ही लिख देना पहाड़ी। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट ये कहता है कि इसका जो नाम है ना, इसी के आधार पर पड़ा। इसका जो नाम है वो इसी के आधार पर पड़ा। और क्या पड़ा शुरू में? रणस्तंभपुर, क्योंकि थंब का अर्थ स्तंभ होता है। ठीक है, रणस्तंभपुर इसका नाम पड़ा। ठीक है, अब समझ में आ गया ना? तो रणस्तंभपुर से ही जो ये है रणथंभौर निकल कर सामने आया। क्या निकल के आया? नाम निकल के सामने आया, रण। ठीक है, रण के क्षेत्र में बसा हुआ नगर, वास्तविक नाम रणथंभौर, थंब के नाम से जाना जाता है क्योंकि पहाड़ी पे स्थित है, इसलिए इसको बोलते हैं रणस्तंभपुर। ठीक है, तो तुमको पता चल गया ना कि रणस्तंभपुर नाम कहां से आया, किस प्रकार आया और क्यों आया। अब देखिए अगला पॉइंट क्या कहता है? अगला पॉइंट यह कहता है कि ये जो दुर्ग है ना वो अंडाकार, क्या? अंडाकार पहाड़ियों के मध्य कितनी? 7 पहाड़ियों से घिरा है। 7 पहाड़ियों से
घिरा हुआ है। कितनी पहाड़ियों से घिरा हुआ है? 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जो पहाड़ियों की जो आकृति है वो कैसी है? अंडाकार है। ठीक है, पूछ लिया जाता है कई बार क्वेश्चन कि कौन सा दुर्ग अंडाकार आकृति की पहाड़ियों से घिरा हुआ है, या ये पूछ लिया जाता है कि 7 पहाड़ियों के मध्य में स्थित दुर्ग कौन सा है। तो दोनों ही पॉइंट आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, थोड़ा आगे चलते हैं। अब मैंने बताया अंडाकार पहाड़ियों के मध्य और 7 पहाड़ियों से घिरा हुआ, यानी कि उनके बिल्कुल बीच में है। ठीक है, अब देखिए ये पहाड़ियों के मध्य में स्थित है, इसलिए इसको गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। गिरि मतलब पहाड़ हो गया ना, गिरि दुर्ग की श्रेणी में रखा जाता है। श्रेणी में रखा जाता है। और क्या, उन पर पहाड़ियां बिल्कुल वीरान तो है नहीं, वहां पे पेड़ पौधे भी हैं। आप लोग देखते हो ना पहाड़ों पे बरसात में बहुत सारे पेड़ पौधे, नुकीली झाड़ियां जो है वो आती हैं, तो इस कारण ये वन की श्रेणी में भी शामिल है। ठीक है, वन की श्रेणी में भी शामिल है। क्या है? वन की श्रेणी में भी इसको शामिल किया गया है। अब देखो कौन कौन सी में, एक तो गिरि दुर्ग की श्रेणी में आता है, एक ये वन दुर्ग की श्रेणी में आता है। कौन सा आता है? रणथंभौर आता है। बात समझ में आई? तो 2 श्रेणियों में आता है रणथंभौर। चलिए, स्वाभाविक है, पहाड़ पे है तो पहाड़ पे पेड़ पौधे अपने आप जहां उनको जगह मिलती है वो बरसात ऋतु में उगाते हैं। अब देखिए इसके निर्माता के बारे में बात करें। किसके बारे में बात करें? निर्माता के बारे में बात करें। अब देखिए निर्माता के बारे में बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद है। इसके निर्माण कार्य को लेके या इसके निर्माता को लेकर मतभेद है। इसलिए जितने भी इतिहासकार कहते हैं कि भाई नहीं, ये तो इसने 8वीं शताब्दी में निर्मित करवाया है, नहीं इसको ये 944 में निर्मित करवाया है, तो हम उनको एक एक करके समझेंगे कि किस किस के बारे में कौन कौन से तर्क जो हैं वो रखे गए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पूछा जो जाता है कि इसका जो निर्माण है वो 8वीं शताब्दी में रंती देव के द्वारा, किसके द्वारा? 8वीं शताब्दी में इसका जो निर्माण किया गया वो किसके द्वारा किया गया? रंती देव के द्वारा किया गया। एक पॉइंट आपको याद रखना है। ठीक है, अब दूसरा जो है कि भाई चलो 8वीं शताब्दी में इसका निर्माण जो है वो रंती देव के द्वारा करा दिया गया, तो दूसरा कौन हो गया? दूसरा नाम से आता है 1944 में, किसके द्वारा? रणथान देव। ठीक है, किसके द्वारा? रणथान देव के द्वारा। कब? 944 ईस्वी में। ठीक है, प्रत्येक को याद रखना है। यहाँ पे मैंने रंती देव लिखवाया है, या मैंने रणथान देव लिखवाया है। अब थोड़ा आगे और चलिए। ठीक है, एक मानते हैं कि चौहान शासक जयंत के द्वारा, चौहान शासक जयंत के द्वारा 8वीं शताब्दी में, जयंत के द्वारा। अब आप लोग कहोगे साहब 3 आपने लिखा दिए, लेकिन हमें पेपर में एक सॉल्व करना है, क्या होगा? पहली बात, ये तीनों एक साथ नहीं आएंगे। क्या? तीनों एक साथ नहीं आएंगे, क्योंकि अब तक 2 बार क्वेश्चन ऐसी स्थिति में आया है, तो दोनों में अलग अलग आए हैं। एक बार रणथान देव के संदर्भ में लिखित आया था और एक बार जयंत के। ठीक है, तो दोनों का तुमको तीनों का याद रखना है, लेकिन तीनों किसी भी स्थिति में एक साथ नहीं आएंगे। बात समझ में आ रही है ना आपको? तो 8वीं शताब्दी में रंती देव, रणथान, ये तो आपको पता ही चल जाएगा, नाम से ही पता चल जाएगा। और चौहान शासक जयंत के द्वारा इसका क्या कराया गया? निर्माण करवाया गया। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक पॉइंट और यह आता है कि आप लोगों ने तराइन के द्वितीय युद्ध के बारे में पढ़ रखा होगा ना, गौरी और पृथ्वीराज।
तो उस युद्ध में परास्त हो जाता है पृथ्वीराज। तो उसके बाद उसका जो बेटा था, उसका जो पुत्र था, कौन था? गोविंदराज था। उसने क्या किया? चौहान वंश की नींव डाली थी। ठीक है, कहाँ डाली थी? रणथंभौर दुर्ग में डाली थी। ठीक है, रणथंभौर दुर्ग में गोविंदराज ने चौहान वंश की नींव डाली। चौहान वंश की क्या डाली? नींव डाली। किसने डाली? गोविंदराज ने डाली। कब डाली? पानीपत के सेकंड युद्ध में। कब हुआ? 1192 में हुआ था। बात समझ में आई? तो इस युद्ध के पश्चात गोविंदराज चौहान ने क्या किया? यहाँ पे चौहान वंश की क्या डाली थी? नींव डाली थी। रणथंभौर दुर्ग के अंदर ये नींव जो है वो डाली गई थी। बात समझ में आई? अब देखिए आगे इस दुर्ग के बारे में, इसको आप लिख लीजिए, इसको फिर उसके नीचे अब बैक नहीं है जगह, तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर इसको लिख लीजिए, फिर हम इसको मिटा देते हैं ना। चलिए, देखिए इसके बारे में ये कहा जाता है, इस दुर्ग के बारे में ये कहा जाता है कि जो और दुर्ग हैं वो क्या हैं? नंगे दुर्ग हैं। लेकिन ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है, पहाड़ियों से घिरा हुआ है। ठीक है, क्या है? पहाड़ियों से घिरा हुआ है। इसलिए क्या कहते हैं इसको? बख्तरबंद दुर्ग की श्रेणी में बख्तरबंद दुर्ग की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। तो ये भी कहावत इसके बारे में प्रचलित है, जो पेपर में पूछ ली जाती है। ठीक है, क्या कर ली जाती है? जो अक्सर करके पेपर में पूछ ली जाती है। बात समझ में आई? चलिए, अब देखिए आगे इसके बारे में क्या कहा जाता है कि और दुर्ग नंगे लेकिन ये दुर्ग बख्तरबंद है। क्या कहा जाता है? और दुर्ग नंगे हैं लेकिन ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। बात समझ में आई? ये कहावत आपको ध्यान रखनी है कि इस दुर्ग के बारे में ये कहावत कही जाती है, रणथंभौर दुर्ग के बारे में कही जाती है कि और दुर्ग नंगे लेकिन ये दुर्ग क्या है? बख्तरबंद है। बख्तरबंद है। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा, और क्या इस दुर्ग के बारे में महत्वपूर्ण है। तो इसके बारे में ये बात सुनने को मिलती है कि यह दुर्ग हम्बीर की आन बान शान था, इसलिए इसको दुर्गाधिराज कहा जाता है। दुर्गाधिराज क्यों कहा जाता है? हम्बीर की आन बान शान के कारण। आप लोगों ने वो स्टोरी तो सुनी होगी कि हम्बीर के द्वारा जो अलाउद्दीन का जो भगोड़ा आया था सैनिक, उसको शरण दी गई थी, आगे बताएंगे इसके बारे में। लेकिन उसने वचन दे दिया और उस वचन को तोड़ा नहीं, तो उसीलिए हम्बीर की आन बान शान के कारण इसको क्या कहा जाता है? दुर्गाधिराज कहा जाता है। ठीक है,
हम्बीर की आन बान शान के कारण इसको क्या कहा जाता है, दुर्गाधिराज कहा जाता है। इसको अंडरलाइन कर लेना भले ही, इसको लिख लेना भले ही, ठीक है। अब देखिए हम थोड़ा आगे चलते हैं और इसके बारे में जो जानकारी मिलती है, इसके बारे में जो जानकारी मिलती है वो ये मिलती है कि इस दुर्ग पर लगातार बार बार आक्रमण हुए थे। क्यों आक्रमण हुए थे? क्योंकि ये जो दुर्ग था वो मालवा और दिल्ली के समीप था, मालवा और दिल्ली के समीप था, इस कारण से इस दुर्ग पर बार बार आक्रमण हुए, ठीक है, बार बार आक्रमण हुए, ठीक है। क्योंकि ये मालवा और दिल्ली के क्या पड़ता था, नजीक पड़ता था और ये सामरिक दृष्टि से बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण था, क्योंकि दिल्ली से जितने भी युद्ध अभियान मेवाड़ या फिर गुजरात या फिर अन्य क्षेत्रों में जाते थे वो यहीं होके जाते थे, इसलिए इसको सामरिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण दुर्गों में शामिल किया जाता है। बात समझ में आई? अब आप लोग सोचोगे चलो ठीक है, इसको सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मान लिया, देखो क्रम से पढ़ रहे हैं हम लोग, बीच में नहीं घुसेंगे, बिल्कुल क्रम से चलेंगे, तो फिर इस पर आक्रमण हुए होंगे जरूर, ठीक है। हाँ बिल्कुल हुए आक्रमण। तो फिर आक्रमण हुए तो किसका आक्रमण हुआ? आक्रमण हुए तो किसका आक्रमण हुआ? देखिए सबसे पहले जो आक्रमण किया गया वो किसके द्वारा किया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा सबसे पहले इस दुर्ग पर आक्रमण किया गया। इस दुर्ग पर क्या किया गया? आक्रमण किया गया। नाम याद रखना है तुमको, कुतुबुद्दीन ऐबक। पूछा जा सकता है कि रणथंभौर दुर्ग पर सबसे पहला आक्रमण करने वाला शासक कौन था, ठीक है। इसके बाद देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद जो आक्रमण करने वाला था वो दूसरा आदमी था जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। कौन था? जलालुद्दीन फिरोज शाह। जलालुद्दीन फिरोज शाह के द्वारा क्या किया गया? अगला आक्रमण किया गया, ठीक है। पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन कौन से शासक थे जिनके द्वारा रणथंभौर पर आक्रमण किया गया? कितनी बार आक्रमण किया गया? इसके द्वारा 2 बार आक्रमण किया गया, ठीक है। कितनी बार आक्रमण किया गया? इस पर 2 बार आक्रमण किया गया, ठीक है। अब इसके द्वारा जब आक्रमण किया गया, इसके द्वारा जब आक्रमण किया गया तो इसके द्वारा एक बात बोली गई। क्या बात बोली गई? कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। बड़ी फेमस कहावत है ये, तो इसलिए याद रखनी है, ठीक है। क्या रखनी है? याद रखनी है। और ये जो घटना थी ना वो तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले की घटना थी, ठीक है। तराइन के द्वितीय युद्ध से पहले की ये क्या थी? घटना थी, ठीक है। बात समझ में आई? सॉरी, तराइन के द्वितीय युद्ध के बाद की घटना थी, क्योंकि ये जो घटना हुई थी वो 1291 में हुई थी, यानी कि 100 साल के बाद ये घटना हुई थी, ठीक है। तराइन का सेकंड युद्ध हुआ था, उसके बाद की ये घटना थी। 1291 में ये कहावत कही गई। क्या कहा गया? कि मैं ऐसे 10 दुर्गों को, ठीक है, बहुत जगह 100 दुर्ग कहा जाता है, कि मैं ऐसे 100 दुर्गों को या मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के
एक बाल के बराबर भी, एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। तो ये जो घटना है वो तराइन के द्वितीय युद्ध के 100 साल के बाद की घटना थी। तो मैं ऐसे 10 दुर्गों को मुसलमान के एक बाल के बराबर भी नहीं समझता। ये कहा गया, किसके द्वारा कहा गया? फिरोज शाह के द्वारा कहा गया। बात समझ में आई आपको? चलिए, ये कहावत काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध है इसलिए मैंने आपको बता दी। अब देखिए, इसके अंदर प्रवेश करने पर जो दरवाजा है वो दरवाजा नौलखा दरवाजा कहलाता है। ठीक है, क्या दरवाजा है उसका नाम? नौलखा दरवाजा। तो नौलखा दरवाजा जो है वो इसका प्रवेश द्वार है, इसलिए ज़्यादा प्रसिद्ध है। पूछा जा सकता है रणथंभौर दुर्ग के प्रवेश द्वार को किस नाम से जाना जाता है? तो नौलखा दरवाजा के नाम से इसको जाना जाता है। चलिए, अब नीचे आ जाइए थोड़ा और आगे देखते हैं। इसके अलावा इसके अंदर दो एक दुर्ग गेट और हैं जिनको तोरण दुर्ग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, इनके नाम भी जान लो। तोरण दुर्ग हो गया, हाथीपोल हो गया, गणेश पोल हो गया, त्रिपोल हो गया। ठीक है, तो इसको जल्दी से उतारिए, फिर इसके बाद हम आगे का लिखते हैं। तो ये पूरा का पूरा आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसका बेटा उतार सकते हो पुश करके, फिर उसके बाद हम आगे कराते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। इस दुर्ग के अंदर की हम जब प्रवेश कर गए हैं, दरवाजों से होगी तो प्रवेश किया जाता है, तो हमको पता चल गया दरवाजे कौन से। अब इसके अंदर प्रवेश करेंगे और जो इसके अंदर बनी हुई चीज़ें हैं, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा महल है, कौन सी दरगाह है, कौन सा मंदिर है। तो इसके अब तक हमने इसके बाहरी स्वरूप की चर्चा की थी, अब इसके अंदर के स्वरूप की क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। तो देखिए, इसके अंदर घुसने पर सबसे पहले जो नाम आता है वो आता है जोगी महल का। ठीक है, किसका नाम आता है? सबसे पहले इसका नाम आता है जोगी महल। अब जोगी महल के नाम से क्यों प्रसिद्ध है? क्योंकि यहां पे क्या था, ये महल बना हुआ था, इसके अंदर ऋषि रहता था। क्या रहता था? ऋषि रहता था। लेकिन बाद में, उसके बाद क्या हुआ, फिर इसका जो साधु संत हैं उनका क्या बन गया, ये ठिकाना बन गया। साधु संत इसमें रहने लग गए, इसलिए का नाम रख दिया जोगी महल। लेकिन वर्तमान में इसमें ऐसा कुछ नहीं है, पर्यटन विभाग के पास है ये। ठीक है, किसके पास है? पर्यटन विभाग के पास है। और पर्यटन विभाग ने 1961 में इसके मरम्मत करा के इसको अपने कब्जे में ले लिया था। और तब से लेके आज तक ये अब किसके पास है? तो ये अब वर्तमान में पर्यटन विभाग के पास है। ठीक है, तो जोगी महल क्या है? इसके अंदर बना हुआ है। बात समझ में आई? चलिए, इसके अंदर दूसरी जो चीज बनी हुई है वो क्या है? जैत सिंह की छतरी। क्या बनी हुई है? जैत सिंह की छतरी। अब देखिए, पिताश्री थे हम्बीर के, तो इनकी क्या हुई? छतरी बनवाई गई। और इस छतरी है वो कितने खम्भों की है? 32 खम्भों की है। 32 खम्भों की। ठीक है, कितने खम्भों की छतरी है ये? 32 खम्भों की छतरी है। और इसी के ऊपर बैठकर जो है वो हम्बीर देव क्या किया करता था? जजमेंट दिया करता था। इसलिए इसको कई बार न्याय की छतरी के नाम से भी जाना जाता है। लगभग ये 50 फुट ऊंची है। पचास फुट क्या है? ऊंची है। और हम्बीर इस पर बैठ के न्याय किया करता था। हम्बीर इस पर बैठकर न्याय करता था, इसलिए इसको न्याय की छतरी के रूप में भी क्या किया जाता है? जाना जाता है। ठीक है, अब देखिए
तीसरा पॉइंट हम करते हैं, तो इसके अंदर गणेश मंदिर है, इसके बारे में सभी को मालूम है। ठीक है, क्या है? गणेश मंदिर है। अब गणेश मंदिर तो बहुत सारे हैं, लेकिन त्रिनेत्र गणेश मंदिर है। कैसा? 3 नेत्र वाला। तो ये बात याद रखना है, त्रिनेत्र गणेश मंदिर। ठीक है, 3 नेत्रों वाला गणेश का मंदिर है, तो इसलिए इसको किस नाम से जानते हैं? त्रिनेत्र गणेश मंदिर को जानते हैं। और 3 नेत्रों वाला गणेश का मंदिर क्या है? रणथंभौर और दुर्ग के अंदर ही है। इसलिए ध्यान रखना है, जितने भी शुभ कार्य होते हैं तो उनमें पहले निमंत्रण जो है वो गणेश जी के नाम से लोग यहाँ पे कार्ड वार्ड रख के आते हैं, जो आसपास वाले होते हैं, दूर दराज के लोग नहीं जाते। ठीक है, तो आसपास के जो लोग होते हैं वो पहला निमंत्रण यहाँ पे देने जाते हैं। रणथंभौर और दुर्ग के अंदर जब भी जाएं तो इसको देख के जरूर आना, अगर आपकी इच्छा है तो। ठीक है, अब देखिए इसी गणेश मंदिर की जो बगल में से क्या निकलती है, एक पानी की जलधारा है, जिसको गुप्त गंगा के नाम से जानते हैं। गुप्त गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है, किस नाम से जानते हैं? तो गुप्त गंगा के नाम से उसको जानते हैं। चलिए थोड़ा आगे ध्यान दें। और एक इसके अंदर क्या बना हुआ है? शिव मंदिर बना हुआ है। क्या बना हुआ है इसके अंदर? एक शिव मंदिर निर्मित है। और शिव मंदिर के बारे में ये कहते हैं कि जब अम्बीर देव चौहान जो है वो युद्ध के अंदर उसकी विजय हो जाती है और वो अंदर आता है, उसके बाद वो सुनता है, समाचार सुनता है कि उसकी रानियों ने जौहर कर लिया है, तो इसने अपने सर को काट के शिवजी भगवान के चरणों में भेंट कर दिया था। तो ऐसी जनश्रुति इसके बारे में बनी हुई है। तो आपको याद रखना है, इसके अंदर एक क्या मौजूद है? शिव मंदिर भी मौजूद है। चलो कोई बात नहीं। इसके बाद यहां पर पीर सदरुद्दीन की दरगाह है। पीर सदरुद्दीन। ठीक है, किसकी बात कर रहा हूं मैं? पीर सदरुद्दीन की दरगाह की बात कर रहा हूं। पीर सदरुद्दीन की दरगाह भी क्या है? यहां पे है। तो पीर सदरुद्दीन की दरगाह कहाँ स्थित है? रणथंभौर दुर्ग के अंदर स्थित है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि रणथंभौर दुर्ग के अंदर किसकी दरगाह निर्मित है। ठीक है, तो आपको याद रखना है पीर सदरुद्दीन की दरगाह इसके अंदर निर्मित है। और इसका जो निर्माण है वो AK के द्वारा कराया गया था, यानी कि अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। किसके द्वारा कराया गया था? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। तो खास तौर पर नाम आपको याद रखना है। और इसके अंदर क्या बना हुआ है? पदमला तालाब बना हुआ है। पदमला तालाब। अब पदमला तालाब के बारे में आपने क्या सुना है? पदमला तालाब के बारे में क्या सुना है? पदमला तालाब के बारे में सुना होगा आपने, जल जौहर के बारे में सुना होगा। ठीक है, रंग देवी का नाम सुना होगा, तो बिल्कुल वही है ये। ठीक है, तो पदमला तालाब कहाँ है? सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर नहीं, रणथंभौर। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा फेमस नाम यही है। कौन सा? रणथंभौर। तो रणथंभौर दुर्ग के अंदर क्या है? पदमला तालाब है। और इसके अंदर क्या किया गया था? जल जौहर हुआ था। किसके द्वारा हुआ था? रंग देवी के द्वारा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा इसके अंदर सुपारी महल है। इसके अंदर और क्या है? इसके अंदर सुपारी महल जो है वो बना हुआ है। इसके बारे में एक बात प्रचलित है, वो आप सुन लीजिए कि इसके अंदर मंदिर मस्जिद और वो एक ही साथ बने हुए हैं। मंदिर मस्जिद और गिरजाघर। इसलिए इसको भावनात्मक एकता का प्रतीक माना जाता है। भावनात्मक एकता का प्रतीक। ठीक है, क्या माना जाता है इसको? भावनात्मक एकता का प्रतीक माना जाता है सुपारी महल को, क्योंकि यहां पे मंदिर मस्जिद गिरजाघर बने हुए हैं। ठीक है, अब एक और लिख लीजिए, थोड़ा नीचे जगह बची है, तो यहां पे हम्बीर महल भी है। क्या है? हम्बीर महल भी यहां पे निर्मित है, जिसका निर्माण लाल पत्थरों से किया गया था।
ठीक है। इस यहाँ पे लाल पत्थरों से इसका क्या किया गया था, निर्माण किया गया। तो जल्दी से फटाक से इसको उतारो, स्क्रीनशॉट लो, फिर उसके बाद हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और रणथंभौर दुर्ग को कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। जल्दी जल्दी फटाक से उतार लो, ठीक है। तो हमने 8 कराए, जोगी महल है, जय सिंह की छतरी है, गणेश मंदिर है, शिव मंदिर है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, पदमला तालाब है, सुपारी महल है, हम्बीर महल है। इसके अलावा 1-2 और हैं, जैसे अधूरे सपनों वाला मंदिर है माता जी का। उसके अलावा बादल महल भी इसके अंदर बना हुआ है, बोहरा महल भी इसके अंदर बना हुआ है। तो ऐसे 2-4 छोटे मोटे महल भी हैं, लेकिन महत्वपूर्ण जो थे वो मैंने आपको बता दिए हैं 1 से लेके और 8 तक, ठीक है। मिटाएं इसको। तो जोगी महल जो वर्तमान में पर्यटन विभाग के पास है, जय सिंह की छतरी बनी हुई है, गणेश जी का मंदिर है, त्रिनेत्र जी का पास से गुप्त गंगा निकलती है, शिव मंदिर निर्मित है, पीर सदरुद्दीन की दरगाह है, सुपारी महल है, हम्बीर जी का महल है। तो काफ़ी चीज़ बनी हुई है, एक बार देखा होगे तो स्क्रीन और साफ हो जाएगी, है ना। चलिए अब देखो, थोड़ी लड़ाई जो साके अभी नाम आया था उस साके के बारे में सुन लीजिए, ठीक है, कि भाई साका क्यों किया उसने, रंग देवी ने, क्या जरूरत पड़ गई उसको ऐसी। क्योंकि हम युद्ध तो करा नहीं रहे, दुर्ग करा रहे हैं, इसलिए थोड़ी बहुत स्टोरी तो वहां आ जाती है, तो वो देख लीजिए एक बार कि साका कितने हुए, किस किस के समय हुए, ठीक है। देखिए, तो अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात कर रहा हूं मैं, किसके समय की बात कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं अलाउद्दीन खिलजी के समय की। किसके समय की बात कर रहा हूं, अलाउद्दीन खिलजी के समय की बात कर रहा हूं। अब देखिए, अलाउद्दीन खिलजी के समय एक व्यक्ति का नाम था मीर मोहम्मद शाह और इसकी एक पत्नी थी चिमना। अब इतनी पत्नी थी, बेचारी को टाइम ही नहीं दे पाता था, इसीलिए क्या किया उसने, मीर मोहम्मद शाह के साथ क्या कर लिया, मंगोल था वो, प्रेम संबंध स्थापित कर लिए। काफ़ी ज़्यादा प्रेम बढ़ गया, तो सोचा क्यों ना अलाउद्दीन को मार दिया जाए। उन्होंने कहा ठीक है, मार दिया जाए। इसने इस षड्यंत्र में और लोगों को भी शामिल किया। भाई एक आदमी मिलकर थोड़ी कर सकता है, तो बहुत सारे इन्होंने क्या किया, कुछ सरदार कुछ अमीर लोगों को अपने साथ लिया, लेकिन वो प्लान हो गया लीक। उसने किसी और को बताया, और उसने जाके बोल दिया कि साहब ऐसे ऐसे तुम्हारी बीवी जो है उसका अफेयर चल रहा है तुम्हारे सेनापति के साथ, मंगोल सेनापति के साथ। उसने कहा अच्छा चलो वेरिफिकेशन करते हैं। उसने 2-4 दिन ऐसे वेरिफिकेशन की, तो नॉर्मली एक बार पता चल जाता है तो फिर पता चल ही जाता है। अब इधर इनको भी पता चल गया उसके व्यवहार को देख के कि मामला फूट गया है और यहाँ से भगने में फायदा है, तो ये सोचते हैं कि फिर देखते हैं कि भाई सबसे वीर बहादुर कौन है, तो बोलते हैं हम्बीर है, हम्बीर के पास चलो। तो ये भाग के किसके पास आ जाते हैं, हम्बीर के पास आ जाते हैं। अब अलाउद्दीन की सेना भी इनके पीछे पड़ ली, वहां से भागते टाइम लगा भाई भाग गए दोनों, ठीक है, तो स्वाभाविक है पीछा करेंगे। पीछा किया, पता चला उनको सैनिकों ने जाके बोला कि साहब वो तो हम्बीर के महल में घुस गया। उसने कहा चलो बात करते हैं। अब उधर अलाउद्दीन ने चिट्ठी लिखी, उसको पत्र लिखा कि भाई ऐसे ऐसे है, ये हमारे आदमी है, इनको हमको वापस कर दे या इनको मार दे। हम्बीर ने कहा भाई नहीं, हमारी तो शरण में आया हुआ आदमी है, और शरण में आया हुआ आदमी ना जो भगवान के समान होता है, हम नहीं मारेंगे इसको। उसने कहा भाई नहीं मारेंगे तो ऐसा करो हमें दे दो वापस। तो हम्बीर ने कहा भाई तू इसके पूजा तो करेगा नहीं, तू भी इनको मार देगा। तो हमें पता है ये संकट की घड़ी है इन दोनों के लिए, और जब तक ये लोग हमारे दरबार में रहेंगे भाई हम तो नहीं भगाएंगे इनको, अगर ये खुद चले जाएं तो इसकी बात अलग है। हम्बीर ने कहा कि मैं नहीं कहूँगा इनसे कि भाई तुम भाग जाओ यहाँ से, या फिर मैं आप जान के तुम्हें सौंप दूँ। ये जब तक यहाँ रहना चाहें तब तक रह सकते हैं। अलाउद्दीन ने कहा तो इनको भगा दे एक बार दुर्ग से बाहर, फिर हम देख लेंगे। उसने कहा नहीं, मैं ऐसा भी नहीं करूँगा, जब तक इनकी इच्छा होगी ये मेरे पास रह सकते हैं, क्योंकि भाई हमारा धर्म कहता है कि संकट के समय अगर जो हमारे पास आ गया ना, फिर वो हमारा है, भले ही वो बुरा भला कैसे है, लेकिन जब तक वो हमारे घर के अंदर है हम उसको टच भी नहीं होने देंगे कोई भी काम। हाँ, अगर ये खुद यहाँ से चला जाता है उसके बाद तुम कुछ भी करना। अलाउद्दीन को ये बात बुरी लगी कि देखो मैं दिल्ली का सम्राट होकर तेरे से निवेदन कर रहा हूँ और तू मान नहीं रहा मेरी बात है। हम्बीर ने कहा भाई नहीं मानूंगा मैं तेरी बात, ठीक है। तो उसने कहा भाई देख ले फिर
पीछे का भरा बुरा देख ले। अमीर ने कहा ठीक है, सब देख लिया, होगा क्या, युद्ध ही तो होगा, और इसी काम के लिए एक राजा पैदा होता है, उसको जिंदगी भर जीना थोड़ी होता है। अमीर की बातें सुन के अलाउद्दीन को लगा यार बड़ा हट्टी आदमी है, बहू मेरी है, सेनापति मेरा है, दे नहीं रहा, उनके पीछे मरने को तैयार है। कहा ठीक है भाई, मरने को तैयार है तो क्या होगा, आक्रमण होगा। तो अलाउद्दीन के द्वारा क्या किया गया, अलाउद्दीन के द्वारा कर दिया गया आक्रमण। किसके ऊपर, हम्बीर के ऊपर। कब कर दिया गया, देखो तिथि का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। आक्रमण हुआ था 1300 में, ठीक है। आक्रमण कब हुआ था, आक्रमण हुआ था 1300 में, लेकिन घेरा चला पूरे 1 साल तक। घेरा कब तक चला, पूरे 1 वर्ष तक चला। तो वही 1300 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 1301 हो जाएगा। काम बना नहीं तो वही षड्यंत्र का सहारा लिया गया। रणमल से बात की गई और रणमल को कहा कि तेरे को भाई हम कुछ बूंदी का परगना और कुछ चीजें दे देंगे, तो कुछ कर। उसने कहा ठीक है साहब, आपने बोल दिया और हमारी बातें हो गई, तो देखो हम क्या करते हैं। हम इन्होंने क्या किया, खाद्यान्न के अंदर हड्डियां मिला दी। खाद्यान्न जो था उसके अंदर गाय की हड्डियां वो है मिला दी। अब अगले दिन वो गया बेचारा, वो रोटी पानी बनाने वाला, उसने देखा इसमें तो हड्डियां मिल रही हैं, हड्डियां पड़ी हैं। उसने आगे बोल दिया सबको हड्डियां पड़ी। सबने कहा भाई हम नहीं खाएंगे खाना, भले ही मर जाएं भूखे। अमीर ने कहा भाई भूखे बनने से क्या फायदा है, बाहर जो बैठे हैं इनको दबोचते हैं। और सेना क्या आती है, बाहर निकल जाती है, आक्रमण होता है। तो ये जो घटना थी, और रणमल और जो रतिपाल देश के 2 सेनापति थे, इन्होंने क्या किया, हड्डियां मिला दी। इसके बाद राजपूतों ने क्या किया, 11 जुलाई 1301 को भूखे मरने से अच्छा क्या सोचा भाई, आक्रमण करते हैं। और क्या हुआ, आक्रमण हुआ, केसरिया हुआ, ठीक है। केसर हुआ। केसरिया आप लोग जानते हो ना, केसरिया क्या होता है। राजपूत जो लोग होते हैं वो सर पर केसरिया पगड़ी पहन के युद्ध के लिए निकल जाते हैं कि गाड़ी या पार या वापार, ठीक है। तो क्या हुआ, केसरिया हुआ। और इस केसरिया के साथ साका भी हुआ। और इसमें रंग देवी के नेतृत्व में क्या हुआ, रंग देवी के नेतृत्व में क्या हुआ भाई, जल जौहर हुआ। याद रखना है, अभी बताया था पद्मलता तालाब। क्या हुआ था, रंग देवी के नेतृत्व में जल जौहर होता है। और राजस्थान का प्रथम जल जौहर और साका था ये, प्रथम जल जौहर और साका। बात समझ में आई। कई बार क्या होता है, बच्चा ये समझता है कि भाई उसने आक्रमण किया था 1300 में, तो सीधा 1300 में डाल देता है उसको, ठीक है। तो उसने 1 साल तक घेरेबंदी की थी दुर्ग की। और उसके बाद 11 जुलाई 1301 को केसरिया हुआ था, रंग देवी के नेतृत्व में जल जौहर हुआ था, प्रथम जल जौहर और साका, ठीक है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो ये हो गया अलाउद्दीन खिलजी के समय। अलाउद्दीन खिलजी के समय किसकी, कौन था। दूसरी ओर तो भाई तुमको पता है हम्बीर था। पूरी स्टोरी बता दी तो लिखने की भी जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है 2-4 छात्र ऐसे हों उनको नहीं नजर आए। देखिए, इसके अलावा हम्बीर की एक बेटी भी थी, उसका नाम था देवल देव। क्या नाम था, देवल देव था। इसके द्वारा भी क्या किया गया, जल जौहर किया गया। क्या किया गया इसके द्वारा, इसके द्वारा भी जल जौहर किया गया था पद्म तालाब में कूदकर, ठीक है। बात समझ में आई। इसके बाद रणथंभौर दुर्ग पर क्या हो गया, इनका अधिकार हो गया। ये घटना थी क्योंकि 11 जुलाई की, और 13 जुलाई को क्या हो गया इनका, 2 दिन के अंदर पूरा रणथंभौर हो गया इनका। अब देखो यहां के एक कहावत आती है, किसकी आती है, अमीर खुसरो की आती है। क्या आती है कि आज, लिखिए, अमीर खुसरो ने कहा था, अमीर खुसरो ने कहा था कि आज कुफ्र का गढ़, आज कुफ्र का गढ़ इस्लाम का घर हो गया, ठीक है। तो ये कहावत भी काफी प्रसिद्ध है, पूछ ली जाती है भाई किसने कही थी, किस आक्रमण के समय कही थी और कहाँ कही थी। इसलिए आपको याद रखना है,
ये कथन किसका है? अमीर खुसरो का है। ठीक है, अमीर खुसरो का क्या है ये कथन है। और बाद में ये सारी घटनाएं पहले की थी। इसके बाद में क्या हुआ था? सवाई माधो सिंह के द्वारा सवाई माधोपुर शहर की इसके समीप क्या कर दी गई? स्थापना कर दी गई। ये तो आपको मालूम ही होगा, छोटा सा क्वेश्चन है। सवाई माधो सिंह के द्वारा सवाई माधो सिंह के द्वारा सवाई माधोपुर सवाई माधोपुर, ठीक है, सवाई माधो सिंह के द्वारा सवाई माधोपुर की क्या की गई? स्थापना की गई। तो अमीर खुसरो का कथन आपको याद रखना है, कहा था कुफ्र का गढ़ आज इस्लाम का घर हो गया। ये कहावत, ये कथन इनके द्वारा कहा गया। ठीक है, और सवाई माधोपुर की फिर बाद में सवाई माधो सिंह ने क्या कर दी? स्थापना कर दी। ये बात भी आपको पता चल गई। चलिए, तो इसको आप लोग उतारो, मैं इसको फिर मिटा दूंगा। ठीक है, इसके बारे में एक दो फैक्टर हैं वो बता देते हैं। ठीक है, चलो कोई बात नहीं है ना, इसको लिखिए रहने दो। लिखिए, इधर लिख लेते हैं। तो देखिए, इसको संधि के तहत हाड़ा रानी कर्मावती ने गुजरात के शासक बहादुर शाह को दिया था। ठीक है, किसको दिया था? बहादुर शाह को। बहादुर शाह को ये क्या है? संधि के तहत दिया था हाड़ा रानी कर्मावती ने। हाड़ा रानी कर्मावती के द्वारा ये किसको दिया गया था? बहादुर शाह को दिया गया था। एक पॉइंट आपको यह याद रखना है। दूसरा पॉइंट ये रखना है कि जयपुर के शासकों ने इसको शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया। जयपुर के शासकों ने इसको शिकारगाह के रूप में इस्तेमाल किया। ठीक है, और मुगल शासकों के समय इसको बंदी गृह के रूप में क्या किया गया? इस्तेमाल किया गया, बंदी गृह के रूप में। ठीक है, तो ये रणथंभौर दुर्ग से जुड़े हुए महत्वपूर्ण क्या थे? पॉइंट थे, जहां से क्वेश्चन बनने की क्या रह सकती है? संभावना रह सकती है। ठीक है, तो उम्मीद है ये सब कुछ जो पढ़ाया है, ये जो लिखाया है, वो तुमको क्या आएगा? समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में, अगले लेक्चर में एक नए दुर्ग के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।